हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एसएससी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाली आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जितने भी प्रश्न होने वाले सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, जिससे कि आपके आने वाली आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों ये रीजनिंग का पार्ट 5 होने वाला है। चलिए देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न को हम दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न ये दोस्तों देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखेंगे दोस्तों ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखेंगे, देखिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, तो हमको ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, वही हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का प्रश्न दे दे तो कैसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं दोस्तों। क्या तो दोस्तों हम ये वाला जो पंक्ति है देखेंगे, ये वाला कैसे संख्याएं आ रहा है, मतलब कि इस पहले वाले कॉलम में यहाँ पे 42 और यहाँ पे 23 को किस प्रकार सॉल्व करके हम 37 ला सकते हैं, और उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 38 और 28 को हम सॉल्व करके यहाँ पे 39 लाने की कोशिश करेंगे। तभी जाकर दोस्तों उसी प्रोसेस से इस वाले तीसरे वाले कॉलम में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कोई संख्या भरेंगे। तो देखेंगे दोस्तों, अगर हम यहाँ पे 42 और 23 को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 42 को में से अगर हम 23 को घटा देंगे तो हमको 37 नहीं प्राप्त होगा। अगर 42 और 23 को जोड़ भी देते हैं दोस्तों तो ये भी 37 से अधिक हो जा रहा है। तो हम देखेंगे दोस्तों ये प्रोसेस काम नहीं कर रहा है। तो दूसरा प्रोसेस इसमें क्या लगाएंगे, देखेंगे ये बीच वाला जो कॉलम है दोस्तों, इसमें जो संख्याएं हैं ये देखने में दोस्तों ये सभी संख्याओं से बड़ी लग रही है, और ये 55 भी दोस्तों संख्याओं से बड़ी लग रही है। मतलब यहाँ पे 42 और 38 को सॉल्व करके हम यहाँ पे 44 लाने का कोशिश करेंगे, और यहाँ पे 23 और यहाँ पे 28 को सॉल्व करके बीच में 55 लाने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे किस प्रकार प्रकार से दोस्तों ये बीच वाले में कॉलम में संख्याएं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 38 और यहाँ पे 42 दिया, मतलब कि यहाँ पे पहला कॉलम और तीसरा कॉलम, पहले और तीसरे कॉलम के जो अक्षर है इन दोनों का क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। डिफरेंस निकालने का मतलब ये होता है जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। ठीक, तो हम देखिए यहाँ पे जब पहला कॉलम और तीसरे कॉलम का जब अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे 42 में से दोस्तों 38 को घटाएंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब 42 में से 38 को घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। अब इस 4 को हम क्या कर दे, अगर 11 से गुणा कर देंगे तो 11 को जब 4 से गुणा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 44 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये 44 हमको बीच में प्राप्त हुआ है। अब यही प्रोसेस देखेंगे दोस्तों यहाँ पे दूसरी वाली पंक्ति में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या करेंगे, इसमें भी हम करेंगे ये कि यहाँ पे पहला वाला जो कॉलम में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 23 और तीसरे वाले कॉलम में 28। तो 23 और 28 का हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 23 और 28 का डिफरेंस निकालेंगे तो 28 में से जब 23 को घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा 5 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 5। अब उस 5 को फिर 11 से गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले वाले में भी हम 11 से गुना किए थे। तो देखिए 5 को जब 11 से गुणा करेंगे तो 11 पचे कितना प्राप्त हो जाएगा, 55 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बीच में हमको 55 मिला हुआ है। ठीक, अब उसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे, जिस प्रोसेस से पहला वाला पंक्ति और दूसरा वाला पंक्ति हमको सॉल्व हुआ है, बीच में यहाँ पे 44 और यहाँ पे 55 मिल गया है। अब यही काम क्या करेंगे, हम तीसरे वाले पंक्ति में क्या करेंगे, यहाँ पे 37 और 39 का हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, अंतर। तो देखिए यहाँ पे 39 बड़ा है और यहाँ पे 37 छोटा है, तो 39 में से हम 37 को घटा देंगे। 39 में से जब 37 को घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। अब 2 प्राप्त हो गया, अब हम इसमें 11 से गुणा करेंगे। 11 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि पहले वाले में भी 11 से गुणा किए हैं, दूसरे वाले में भी 11 से गुणा किए हैं, तो हम इस तीसरे वाले में भी 11 से गुणा करेंगे। तो 11 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 22 भरा जाएगा। अब देखेंगे किस ऑप्शन में 22 दिया है, तो देखिए ऑप्शन ए को देखिए दोस्तों, यहाँ पे 22 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों ये दूसरा वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है ये घनाभ का क्वेश्चन है, घन का क्वेश्चन है, और ये यूपी पीसीएस सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यूपी पीसीएस लेवल का दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन में कराया जा रहा है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है कि
10 सेमी लंबाई के एक घन से 2 सेमी लंबाई वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे कोई एक घन है। ठीक, समझिएगा पहले, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक घन है। अब ये घन जो है दोस्तों, ये इसकी जो भुजा है ये कितनी की है, 10 सेंटीमीटर की है। कितनी की है, 10 सेंटीमीटर की है। तो दोस्तों जो घन होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, वो सेम होती है। मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा। आगे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक घन से 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर वाला घन है, अगर 2 सेंटीमीटर का कोई घन बना रहे हैं दोस्तों, इसी में से मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर का घन है और इसका जो भुजा होने वाले 2 सेंटीमीटर का घन होने वाला है। तो ऐसे छोटे-छोटे घन एक बड़े घन में कितना घन बनाया जा सकता है, वही ज्ञात करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का करना है, तो हम 10 का क्या करेंगे, 2 से गुणा भाग दे देंगे। तो 2 को जब 10 को जब 2 से काटेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, 5 प्राप्त हो गया। अब हमको घन निकालना है, घन का मतलब निकालना है। हम इस कुछ नहीं करना, बस इस 5 का हम दोस्तों क्यूब कर देंगे, घन कर देंगे। तो 5 का घन कितना होता है, 5 पचे 25, 25 पचे 125 होता है। कितना, 125। तो हम कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक घन में 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले 125 घन होंगे। कितना, 125 घन होंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब दिल की आकृति ऊपर के फलक पर स्थित हो तो नीचे के फलक पर कौन सी आकृति होगी। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो दिल की आकृति है इसके विपरीत फलक मतलब इस साइड में कौन सी आकृति होगी, वही हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक ही पासे की दो स्थिति दी गई है। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, जब एक ही पासे की दो स्थिति दी गई होती है और उसमें कोई एक एक फलक का विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए बोले, तो हम देखेंगे इसमें कौन ऐसा फलक है जो कि कॉमन है। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे देखें तो इसमें देखिए पहले वाले में भी स्टार है और दूसरे वाले में भी स्टार है, भरा हुआ स्टार है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे भरा हुआ जो स्टार है, हम इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन लेने के बाद इस पहले वाले से क्लॉकवाइज चलेंगे। पहले वाले से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले गोला पड़ेगा, उसके बाद खुला हुआ स्टार पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे पहले वाले के लिए हम इधर चले हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे पहले गोला पड़ा, उसके बाद यहाँ पे खुला हुआ स्टार पड़ा छोटा सा। ठीक, अब क्या करेंगे, इस दूसरे वाले जो पासा है इसमें भी जो हम कॉमनली है यहाँ पे भरा हुआ स्टार, इसके फिर क्लॉकवाइज भी हम इधर से चलेंगे। तो चलने के बाद हमको क्या मिला, यहाँ पे एक वर्ग मिला जो कि पूरा कलरफुल मतलब भरा हुआ वर्ग है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से भर देते हैं, जो कि जो ये इसके आमने सामने वाला फलक हो जाएगा। अब देखिए इस ये भरा हुआ वर्ग के बाद क्या मिला है, हमको दिल मिला है। तो हम यहाँ पे दिल बना लेते हैं। अब ये जो दिल है दोस्तों, इस छोटे स्टार का क्या है, आमने सामने का फलक है। तो हमसे यही पूछा है कि दिल की आकृति ऊपर के फलक पर स्थित हो तो उसके नीचे मतलब उसके विपरीत या उसके नीचे या कौन सा फलक होगा, वही ज्ञात करना है। तो देखिए हमको यहाँ पे जो दिल की आकृति वाला जो फलक है उसके विपरीत फलक पर यहाँ पे छोटा स्टार, जो कि ये वाला स्टार है, ये हमको मिल गया। मतलब कि यहाँ पे जो दिल है दोस्तों, ये इसके विपरीत फलक, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला छोटा स्टार होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में ये है, तो देखिए ऑप्शन डी में ये दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस दिल की आकृति के विपरीत फलक पर क्या होगा, ये छोटा सा जो स्टार है यही होगा। चलिए अगला देखेंगे कि चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि अंकिता पश्चिम दिशा में 35 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलती है, उसके बाद वह दोबारा अपने दाएं मुड़ती है और उसी दिशा में 35 किलोमीटर चलती है, और वह अब अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, यही हमको ज्ञात करना है। ठीक, देखिए सबसे पहले दिशा का क्वेश्चन दे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिशा दिखा देते हैं आपको। इधर पूरब दिशा होता है, इधर पश्चिम दिशा होता है, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होता है और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है अंकिता पश्चिम दिशा में 35 किलोमीटर चलती है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे अंकिता खड़ी हुई है। ठीक, अब यहाँ से ये पश्चिम दिशा, पश्चिम किधर है, इधर है। देखिए यहाँ पे पश्चिम दिशा पड़ा है, तो पश्चिम दिशा में कितना चलती है, ये 35 किलोमीटर चलती है।
फिर दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलती है। देखिए दोस्तों, जब दाएं मुड़ने के लिए कहे तो हम क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे। मान लीजिए घड़ी की दिशा इसका ये इधर ही चलेगा, घड़ी की दिशा चलता है। मान लीजिए इधर से कितना चला, यहाँ पे अंकिता 50 किलोमीटर मुड़ जाती है। देखिए मुड़कर 50 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वह दोबारा अपने दाएं मुड़ जाती है, फिर अपने दाएं इधर मुड़ जाती है और वह 35 किलोमीटर चलते, फिर यहाँ पे 35 किलोमीटर चलती है। अब कह रहा है कि अब वह अब अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब कि यहाँ से जो चलना प्रारंभ की थी, यहाँ से यहाँ के बीच की कितनी दूरी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 35 किलोमीटर इधर चली तो 35 किलोमीटर इधर चली, मतलब ये दूरी और ये दूरी कितना है, बराबर हो गया। अब ये पूछ रहा है कि जो अंकिता यहाँ से चलना प्रारंभ की थी और यहाँ पर आके रुक गई, तो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी कितना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी, मान लीजिए ये वाला दूरी 50 किलोमीटर है, तो ये वाला भी दूरी क्या होगा, 50 किलोमीटर होगा। मतलब कि अंकिता अपने मूल स्थान से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 50 किलोमीटर दिया है, तो ऑप्शन सी को देखिए, यहाँ पे 50 किलोमीटर दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये भी क्वेश्चन दोस्तों पांचवा प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 ठो फिगर दिया गया है, और यहाँ पे जो तीसरा वाला फिगर है, यहाँ पे इस कॉर्नर पर देखिए क्या दिया है, प्रश्न चिन्ह का स्थान दिया है, जिस पर हमको संख्या को भरना है। अब इस पर देखेंगे कि कौन सी संख्या भरेंगे। इसको किस मेथड से लगाएंगे समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम देखेंगे कि तीसरे वाले में यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि दूसरे वाले में इस कॉर्नर पर 5 और पहले वाले में इस कॉर्नर पर 7 किस मेथड से आ रहा है, तो हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे 4 और 3 को जोड़ दे रहे हैं तो हमको 7 प्राप्त हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दूसरे वाले में 6 और 8 को जोड़ दे रहे हैं तो हमको ये 5 प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक, तो हम दोस्तों ये वाला प्रोसेस नहीं लगाएंगे, कोई और प्रोसेस लगाएंगे। वो क्या होगा, तो हम ये कर ये सकते हैं दोस्तों कि आप देखिए 7 और 9 को आपस में जोड़ देंगे, 7 और 9 जोड़ेंगे तो हमारा 16 प्राप्त हो जाएगा, 16 में ये 3 जोड़ देंगे तो 19 प्राप्त हो जाएगा, और 19 में 4 जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 23 प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये पहले वाले आकृति में चारों संख्याओं को जोड़ने पर हमको 23 प्राप्त हो गया। तो देखेंगे क्या दूसरे वाले जो आकृति है, दूसरे वाला जो यहाँ पे आकृति है, इसमें भी जो चारों संख्याओं को जोड़ने पर कितना अंक प्राप्त हो रहा है। तो देखिए 5 और 4 जोड़ देंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा, 9 में ये 8 जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 9 और 8 जोड़ देंगे तो 17 प्राप्त हो जाएगा, और 17 में ये 6 जोड़ देंगे तो हमको 23 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो देखिए पहले वाले जो आकृति है इसके सभी अक्षरों को, सभी संख्याओं को जोड़े तो हमको 23 मिल गया है। उसी प्रकार दूसरे वाले आकृति में सभी संख्याओं को जोड़े तो हमको 23 मिल गया है। तो उसी प्रकार ये तीसरा वाला जो आकृति होगा दोस्तों, इसमें भी सभी संख्याओं को जोड़ने पर हमको 23 मिलना चाहिए। ठीक, तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में ये 2 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 में क्या जोड़े कि हमको 23 मिल जाए। तो 17 में अगर यहाँ पे 6 रख दें, 17 में अगर हम 6 जोड़ दें तो 17 और 6 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो हम प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रखकर जोड़े हैं, 6 रखे हैं। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 6 दिया है, जो कि ऑप्शन बी में 6 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों 6 होगा, क्योंकि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दोस्तों हम 6 रखे हैं, तभी जाकर हमको 23 मिला है, जिस प्रकार पहले और दूसरे वाले फिगर से हमको 23 मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पति और एक पत्नी के 5 विवाहित पुत्र हैं, और उनमें से प्रत्येक के 4 बच्चे हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। ठीक, समझिएगा दोस्तों, सबसे पहले कह रहा है कि एक पति और एक पत्नी के 5 विवाहित पुत्र हैं। तो मान लीजिए एक पति और एक पत्नी कितने हो गए, ये 2 हो गए, और इनके 5 विवाहित पुत्र हैं। तो इसमें प्लस कर देंगे, इसके 5 विवाहित पुत्र हैं तो 5 पुत्र हो गए, तो उसके 5 वो बहू भी होगी। पुत्र जो 5 पुत्र हैं, उस पांचों पुत्रों की क्या होगी, पत्नियां 5 होगी। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 ये पति पत्नी हो गए, उसके 5 पुत्र हो गए, और ये 5 बहुएं हो गई। और फिर कह रहा है आगे कि उनमें से प्रत्येक के 4 बच्चे हैं, प्रत्येक के 4 बच्चे हैं, मतलब 5 बेटे हैं, तो 5 बेटे के पाँचों के 4 4 बेटे हैं, तो
पाँचों के चार चार बेटे हैं तो 5 चौको 20 बच्चे हो गए। अब इन सभी को हम आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे 2 और 5 7 और 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया। फिर प्लस ये 5 और गुणे 4, 5 चौको 20, इन सभी को जोड़िए। देखिए 12 और 20 को जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 32 प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितना है, 32 है। देखेंगे किस ऑप्शन में 32 दिया है, तो ऑप्शन डी को देखिए यहाँ पे 32 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक बार और समझिए, मान लीजिए एक पति और एक पत्नी, कितने हो गए, 2 हो गए। उसके 5 विवाहित पुत्र हैं, ठीक, 5 पुत्र हैं, तो विवाहित है तो 5 वहाँ पे पुत्रों की क्या है, पत्नियां भी हैं। फिर प्लस आगे कह रहा है उनमें से प्रत्येक के 4 बच्चे हैं। मान 5 पुत्र हैं तो पांचों के 4 4 4 बच्चे हैं, तो 5 चौको 20 क्या हो गए, बच्चे हो गए। अब सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 20 और 5 25 और 25 5 30 और 30 2 मतलब कि 32 पूरे सदस्यों की संख्या है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आगे देखेंगे कि अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट की सीरीज होने वाली है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई श्रृंखला के लिए अगली अगली आकृति ज्ञात करें। ठीक, देखिए यहाँ पे प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पे उत्तर आकृति दिया गया है। अब इसमें से कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न आकृति में यहाँ पे सीरीज दी गई है, ठीक, श्रृंखला दी गई है। इसमें से अगला ये जो श्रृंखला बनेगा वो इस उत्तर आकृति में से छांटकर यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो देखिए अगर हम प्रश्न आकृति में देखें तो पहला वाला क्या है दोस्तों, यहाँ पे एफ है, तो एफ के दोस्तों ये जल प्रतिबिंब के अनुसार यहाँ पे नीचे भी एफ दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे एम दिया हुआ है, तो एम के जल प्रतिबिंब के अनुसार यहाँ पे नीचे भी एम जल प्रतिबिंब में एम दे दिया हुआ है। उसी प्रकार एन है, तो एन का भी नीचे क्या है, जल प्रतिबिंब के अनुसार क्या है, एन दिया हुआ है। तो अगर हम दोस्तों उत्तर आकृति में देखें ऑप्शन ए में, यहाँ पे कोई भी दोस्तों जल प्रतिबिंब का आकार का कोई अक्षर नहीं है। यहाँ पे दूसरे वाले में भी नहीं है, तीसरे वाले में नहीं है। जबकि दोस्तों यहाँ पे चौथा वाला जो है ये यल दिया हुआ है, सेम उसी प्रकार ये जल प्रतिबिंब के अनुसार एल दिया हुआ है। जिस प्रकार यहाँ पे तीनों आकृति है, तो इसका अगला श्रृंखला यही बनेगा दोस्तों, यहाँ पे एल हो जाएगा और उसका जल प्रतिबिंब के अनुसार नीचे भी एक एल होगा। तो देखेंगे ऑप्शन जो 4 है हमारा यही सही हो जाएगा। तो देखेंगे ये 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में 4 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमानुसार रखने से दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाए। दोस्तों ये देखिए एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये भी इस तरह से जब भी अक्षर श्रृंखला आए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो अक्षर दिया है और जो खाली है इन सभी का हम काउंट कर लेंगे। काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब टोटल इसमें अक्षरों की संख्या कितनी होने वाली है, तो 18 होने वाली है। अब इस 18 को कितने से काटेंगे कि ये पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो अगर हम 3 से काट देंगे दोस्तों तो हमको 6 बार में कट जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो 18 टोटल जो अक्षर होने वाले हैं इसका 3-3 पेयर बनेगा और 6 पेयर बनेगा। कितना बनेगा, 3-3 ठो पेयर बनेगा और कितना बनेगा, 6 ठो पेयर बनेगा। तो चलिए हम आपको बनाकर दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 ठो पेयर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा डी सी, उसके बाद खाली स्थान। अब हम कलर बदल दे रहे हैं ताकि हमको पेयर समझ में आए। फिर यहाँ पे ए बी और सी, देखिए 3 पेयर लाल 3 पेयर नीला कर दिए। उसके बाद फिर हम लाल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे खाली स्थान, उसके बाद सी, उसके बाद यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम कलर बदल के नीला करेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, खाली स्थान, उसके बाद बी, उसके बाद सी लिख देंगे। 3 पेयर हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी लिखेंगे, उसके बाद खाली स्थान और उसके बाद यहाँ पे बी लिखेंगे। फिर यहाँ पे कलर चेंज करेंगे और यहाँ पे ए और खाली स्थान और सी करेंगे। अब देखिए इसको कैसे भरेंगे दोस्तों, समझिए। मान लीजिए यहाँ पे पहले नीला वालों को भरते हैं। देखिए यहाँ पे नीला वाले में क्या दिया हुआ है, ए के बाद बी, बी के बाद सी। ठीक, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे भी ए होगा, ए के बाद बी, ए दिया है, ए के बाद बी और बी के बाद यहाँ पे सी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, एक देखिए सी, यहाँ पे बी भरेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए बी और सी यहाँ पे भी है। देखिए यहाँ पे ए है, बी खाली था तो बी भर दिए और यहाँ पे सी मिल जा रहा है। तीनों क्रम से तीनों क्रम से हमको मिल जा रहा है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे यहाँ पे देखें, देखिए यहाँ पे सी है, उसके बाद बी है, तो बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। देखिए यहाँ पे सी है, सी के बाद बी, बी के बाद ए आएगा। तो उसी प्रकार दोस्तों इसमें भी क्या आएगा, सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए। तो हम यहाँ पे ए भर लेंगे। ठीक,
अब देखिए, अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे ए भर लेंगे। अब आगे हम लाल वाला कलर को भरेंगे, कैसे भरेंगे तो समझिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी है, सी के बाद क्या दिया है, यहाँ पे बी दिया हुआ है, ठीक। सी के बाद बी दिया हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पे जो सी है दोस्तों, सी के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, बी होना चाहिए ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी भर देंगे। देखिए यहाँ पे बी भर देंगे। जिस प्रकार यहाँ पे सी के बाद बी हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पे भी सी के बाद यहाँ पे बी भरा गया है, ठीक। तो यहाँ पे बी हमको मिल गया, यहाँ पे बी हो गया। अब आगे देखेंगे, एक मिनट, अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी है और डी के बाद क्या है, यहाँ पे सी है। उसी प्रकार यहाँ पे डी है और डी के बाद यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। तो हम यहाँ पे सी भर लेंगे, ठीक। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है दोस्तों, बी है, उसके बाद सी है और आगे यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे बी सी और यहाँ पे डी, उसी प्रकार यहाँ पे बी सी और आगे यहाँ पे डी, तो यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखेंगे हम दोस्तों कौन कौन से कलर को भरे हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो खाली स्थान था, यहाँ पे क्या भरे हैं, बी भरे हैं, तो हम यहाँ पे बी लिख लेंगे। यहाँ पे दूसरा जो खाली स्थान, यहाँ पे क्या भरे हैं, तो डी भरे हैं, तो हम यहाँ पे डी लिख लेंगे। यहाँ पे तीसरा खाली स्थान ये है, पे ए भरे हैं, तो हम यहाँ पे ए लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाली स्थान पे क्या भरे, सी, तो यहाँ पे सी लिख लेंगे। फिर यहाँ पे खाली स्थान पे बी रखे हैं, तो यहाँ पे बी लिख लेंगे। अब देखेंगे किस ऑप्शन में ये पांचों अक्षर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बी डी ए सी और बी। देखिए ऑप्शन ए में मिलाते हैं, देखिए यहाँ पे बी डी ए सी और बी सेम दोस्तों, ये जो अक्षर हमको प्राप्त हुआ है जो खाली स्थान में भरे हैं, वो ऑप्शन ए यहाँ पे ए में टोटल मिल रहा है। तो यही ऑप्शन हमारा ए जो होगा ये सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, ए बी के दक्षिण पूर्व दिशा में है तो बी ए के किस दिशा में है, ठीक। देखिए समझिए दोस्तों, ये दिशा का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे दिशा ड्रा कर देते हैं। देखिए इधर क्या होता है, पूर्व दिशा, इधर पश्चिम दिशा, यहाँ पे उत्तर ऊपर की दिशा में होता है, ऊपर की दिशा में उत्तर और नीचे की दिशा में क्या होता है, दक्षिण होता है। अब हमसे ये कह रहा है कि ए जो है बी के दक्षिण पूर्व दिशा में खड़ा है, दक्षिण में नहीं, दक्षिण पूर्व में खड़ा है। मतलब कि यहाँ पे दक्षिण पूर्व है, ए इस दिशा में हो जा रहा है, ठीक। तो ए बी के दक्षिण पूर्व दिशा में, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पे बी हो जाएगा और ये यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, ए है। तो जो ये ए है दोस्तों, ये बी के दक्षिण और पूर्व दिशा में स्थित है। और आगे कह रहा है तो बी ए के किस दिशा में होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा ये ए के इस दिशा में होगा, क्या होगा, यहाँ पे ए जो होगा ये बी के इस दिशा में होगा। और ये कौन सी दिशा पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे से जब हम दोस्तों यहाँ पे आगे चलेंगे तो ये दिशा जो क्या हो जाएगा, ये उत्तर और पश्चिम दिशा हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम दिशा हो जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में उत्तर और पश्चिम दिशा दिया है, तो ऑप्शन बी में देखिए दोस्तों यहाँ पे उत्तर और पश्चिम दिशा दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन जो है कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात करने का क्वेश्चन है, ठीक। देखिए कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए, ठीक। देखिए यहाँ पे इस फिगर को अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे दो ठो दिया है। एक त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, त्रिभुजों को कई भागों में काटा है और उसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। और दूसरा देखेंगे यहाँ पे दोस्तों क्या दिया, वर्ग दिया हुआ है और इस वर्ग को कई भागों में काटा है और इसमें भी हमको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब इस टोटल आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना होने वाला है, वही हमको ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, पहले आसानी से समझिए, ठीक। देखिए मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे कोई त्रिभुज दे दिया, अब इस त्रिभुज को कई भागों में काट दिया, तो हमको क्या करना है, इन सभी का काउंट करेंगे। यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3, मतलब इस त्रिभुज को 3 भागों में काटा है। काटने के बाद इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, टोटल इसमें हो जाएगा 1 और 2 3 और 3 ये हो जाएगा 6 त्रिभुज हो जाएगा इस आकृति में, ठीक। ये तो त्रिभुजों का था। अगर ये दोस्तों यहाँ पे आयत दे दे, वर्ग दे दे, चतुर्भुज दे दे और उसको कई भागों में काट के कहे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए, तो इसको भी हम काउंट करेंगे 1 2 3 और 4, मतलब इसमें 4 भागों में काटा है। तो कुछ नहीं करना है, लास्ट वाला संख्या जो 4 है उसको हम 2 से गुणा करेंगे, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। देखिए दोस्तों जब त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहे तो उसके कटे हुए भागों को हम काउंट करके सभी अंकों को जोड़ लेंगे, ठीक। देखिए आप सभी अंकों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही उसमें उस त्रिभुजों की संख्या होगी। अगर यहाँ पे वर्ग दे दे, आयत दे दे, चतुर्भुज दे दे, तो सभी
कटे हुए भागों को हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला अंक होगा उसको हम 2 से गुणा कर देंगे और जो अंक आएगा वही दोस्तों उस चतुर्भुज में त्रिभुजों की संख्या होगी। ठीक, तो चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इस वाले में त्रिभुज में चतुर्भुज, देखिए पहले हम बीच वाले का काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब इस अंदर वाला जो वर्ग है इसमें कितने भाग किया है, तो 8 भाग किया है। और इस 8 को हम 2 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि ये चतुर्भुज है, वर्ग है, तो 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, मतलब इसमें इस अंदर में जो चतुर्भुज है या वर्ग है इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है, 16 है। ठीक, अब देखिए अब इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, देखिए यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ पे 3, इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में फिर ये 3 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। मतलब इसमें कितना त्रिभुज हो गया दोस्तों, 6 हो गया। सेम उसी प्रकार ये भी आकृति है, इसमें भी 6 त्रिभुज होगा, इसमें भी 6 त्रिभुज होगा और इसमें भी 6 त्रिभुज होगा। मतलब कि इन चारों कार्नरों पे जो त्रिभुज है इसमें कितने त्रिभुज हो रहा है, 6 त्रिभुज हो रहा है, तो हम 6 गुणे 4, मतलब कि 4 त्रिभुज है और 6 त्रिभुज है, तो 6 चौको 24, कितना हो गया, 24 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 16 और 24 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 16 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए 6 और 4 10 का 0 हासिल 1 और 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और हासिल 1 4, मतलब कि टोटल इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 40 प्राप्त हो रहा है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 40 दिया है, तो ऑप्शन बी में 40 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। देखिए ये सभी दोस्तों, ये सभी रीजनिंग के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएफ तथा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। साथ ही साथ दोस्तों ये यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और दोस्तों ये एसएससी, जीडी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।